नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमले किए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे और जम्मू कश्मीर के हालात, ऐसे तमाम मुद्दों पर मोदी ने विरोधियों को करारे जवाब दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, उनकी सरकार ने क्या क्या किया सारे काम बताए, फिर पुरानी सरकारों के वक्त क्या हुआ उससे तुलना की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि निराशा में डूबे विपक्ष को समर्थ भारत, सक्षम भारत, चमकते भारत की तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। मोदी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन बार बार कहा कि जो लोग ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि कभी वो भी विपक्ष से उठकर सत्ता में आएंगे, उन्हें अपनी सोच का तरीका बदलना होगा। अहंकार में डूबे लोग ये समझ बैठे हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही सच है, वो जो देख रहे हैं वही हकीकत है, वो जो समझ रहे हैं वही देश को समझा भी देंगे। मोदी ने कहा कि यह देश झूठे आरोप लगाने वालों पर कभी भरोसा नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के वक्त भी 10 साल का मौका था, लेकिन यूपीए ने हर मौके को मुसीबत में बदल दिया। मोदी ने कहा कि यूपीए के 10 साल का कार्यकाल लॉस्ट डेकेड के रूप में याद किया जाएगा और मौजूदा दशक को लोग इंडियाज डेकेड के तौर पर याद करेंगे, क्योंकि यूपीए के वक्त घोटालों, घपलों की बात होती थी। दुनिया के किसी मंच पर भारत की बात सुनी नहीं जाती थी, लेकिन अब भारत की तरफ पूरी दुनिया उम्मीद से देखती है। भारत हर पैमाने पर ऊंचाइयों को छू रहा है। मोदी ने कहा कि वो आलोचना का स्वागत करते हैं। 9 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो थोड़ी मेहनत करके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा, लेकिन 9 साल से आलोचना की बजाय सिर्फ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर्फ गालियां दी जा रही हैं, सिर्फ कीचड़ उछाला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गालियां देने से विरोधियों की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। गालियों से मोदी का बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि मोदी के पास 140 करोड़ लोगों की दुआओं का सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में करीब 1.5 घंटे की स्पीच दी। इस बीच विपक्ष ने टोका टाकी भी की, नारेबाजी भी की, जेपीसी के गठन के नारे भी लगाए। कांग्रेस ने वॉकआउट किया। इसके बाद मोदी ने कहा कि अहंकार में डूबे विपक्ष को रवैया बदलना होगा। मोदी के भाषण पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के दूसरे नेताओं ने क्या क्या कहा, मोदी ने महबूबा मुफ्ती को क्या जवाब दिया, दिल्ली में महबूबा को हिरासत में क्यों लिया गया, ये सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनवाते हैं कि मोदी ने आज विपक्ष पर कैसे हमले किए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब की शुरुआत में ही मोदी ने राहुल गांधी पर हमले से शुरुआत की। मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि कल लोकसभा में जो भाषण हुए उन्हें सुनकर साफ हो गया कि किसका कितना सामर्थ्य है, किसकी कितनी समझ है। अपनी रुचि, प्रवृत्ति, प्रकृति के अनुसार सबने अपनी बातें रखी और जब इन बातों को गौर से सुनते हैं, उसे समझने का जब प्रयास करते हैं, तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। ये सारी बातें प्रकट होती ही हैं और देश भली भांति तरीके से उसका मूल्यांकन भी करता है। मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा, शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ
कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस की निराशा के कारण भी बताए। राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने चर्चा के दौरान इल्जाम लगाया था कि राष्ट्रपति के भाषण में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को किनारे पर रख दिया गया। बजट स्पीच में इन मुद्दों का जिक्र तक नहीं था। तमाम पार्टियों ने इस पर सरकार से जवाब मांगे। प्रधानमंत्री मोदी से महंगाई पर सवाल किए। निर्मला सीतारमण ने इसके जवाब में कहा था कि मोदी सरकार के दौरान दुनिया के तमाम देशों की तुलना में भारत में महंगाई काबू में है। मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई कभी डबल डिजिट में गई नहीं। आज महंगाई पर प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया। मोदी ने कहा कि विपक्ष में निराशा की बड़ी वजह उनकी सरकारों के वक्त में हुए कारनामे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की सरकार के 10 साल के दौरान जबरदस्त महंगाई रही हो, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में रहा हो, वो इस बात से परेशान हैं कि मोदी सरकार ने महंगाई पर काबू कैसे कर रखा है। आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है, पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। प्रधानमंत्री मोदी आज फुल फॉर्म में थे। महंगाई के बाद बेरोजगारी पर आए। राहुल गांधी ने कल अपनी स्पीच में अडानी के अलावा जिस एक इशू को सबसे ज्यादा वक्त दिया था वो बेरोजगारी था। राहुल ने युवाओं को रोजगार न मिलने का आरोप लगाया, अग्निवीर योजना की बात की। आज मोदी ने कहा कि यूपीए की सरकार के दौरान युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था। सरकार बस कानून बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती थी। अपनी बात समझाने के लिए मोदी ने आज एक कहानी सुनाई। जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, आप करें क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है।
ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष के हर उस आरोप का जवाब दिया जिसके सहारे उनकी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आज प्रधानमंत्री ने कविता का, कहानियों का, शेर और शायरी का, सबका सहारा लिया। मोदी ने आज कांग्रेस के जमाने की हर बात याद दिलाई। कहा कि 2004 से 2014 के बीच 10 साल भारत के इतिहास के लॉस्ट डिकेड हैं, इसी तौर पर इन्हें याद रखा जाएगा। मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के 10 साल के वक्त भारत को तरक्की करने के बहुत मौके मिले, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने मौके को अवसर में बदलने की बजाय मुसीबत में बदल दिया, जिसकी वजह से भारत पिछड़ गया। लेकिन उनकी सरकार अब देश को दोबारा तरक्की की राह पर लेकर आई है और इसीलिए कांग्रेस हताश है। यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में, और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा, और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडिया डेकेड है। मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता है कि उसकी आवाज को दबाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना की बहुत अहमियत है। वो तो चाहते हैं कि उनकी सरकार को क्रिटिसाइज किया जाए ताकि सरकार को बेहतर काम करने की प्रेरणा मिले, लेकिन विपक्ष कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बजाय कंपल्सिव क्रिटिसिज्म में लगाए। विपक्ष के नेता चीजों को एनालाइज करने के बजाय आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं। हालत यह हो गई है कि चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, करप्शन की जांच होती है तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को गाली देते हैं, सेना पराक्रम दिखाए तो सेना पर कीचड़ उछालते हैं। और आज जब पूरी दुनिया भारत की आर्थिक प्रगति को सलाम कर रही है तो विपक्ष इससे भी परेशान है। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं, और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है, और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है?
अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए, आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत के आर्थिक गौरवगान करे, तो यहां से निकलो, आरबीआई को गाली दो, भारत के आर्थिक संस्थानों को गाली दो। पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंकरप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है, और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पे ला दिया है। और इसलिए जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, इसके बाद मोदी ने नाम लेकर कांग्रेस पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बहुत बातें करते हैं, बार बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल देते हैं। कल राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें यकीन है कि हार्वर्ड में इस बात पर भी रिसर्च होगी कि कैसे मोदी सरकार की मदद से अडानी की कंपनियों ने जबरदस्त तरक्की की। इसके जवाब में आज मोदी ने कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत पर रिसर्च तो की, लेकिन इस रिसर्च का टॉपिक था द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। और वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस की बर्बादी पर हार्वर्ड ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज में स्टडी की जाएगी। मैं कई बार सुन रहा हूं यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। इस प्रकार के लोगों के लिए
दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष अगर यह सोचता है कि उन्हें गालियां देकर, झूठे आरोप लगाकर, जनता को गुमराह कर कर जनता की अदालत में उन्हें हरा देगा, तो यह एक भूल है, क्योंकि उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं, जनता का भरोसा जीता है। भरोसा झूठ से, गाली से नहीं टूटेगा। मोदी ने कहा कि उन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी खपाई है, पल पल देश के लिए दिया है। जो काम किए हैं उनका फायदा सीधा लोगों को मिला है। जिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला, जिन 3 करोड़ परिवारों को घर मिले, जिन 8 करोड़ महिलाओं को गैस के कनेक्शन मिले, जिन 2 करोड़ लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ, क्या वो लोग मोदी को गाली देना बर्दाश्त करेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की गालियां उनके ऊपर कोई असर नहीं करती, क्योंकि उनके पास देश के 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच है। जो अहंकार में डूबे होते हैं, जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है, सब हमारा ये सही सही है, ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर, मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे? क्या जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें क्यों वो भरोसा करेगा? अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है।
वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी? आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है। जिंदगी बच गई है उनकी। मुसीबत के समय मोदी काम आया है। तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा? आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है। जो लोग सपने लेकर के बैठे हैं कि कभी यहां बैठते थे, फिर कभी मौका मिलेगा, ऐसे लोग जरा 50 बार सोचें। अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर्विचार करें। लोकतंत्र में आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। चूंकि राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर संगीन इल्जाम लगाए थे, कहा था कि मोदी विदेश दौरों पर अडानी को अपने साथ ले जाते हैं, दूसरे देशों पर दबाव डालकर अडानी की कंपनियों को ठेके दिलवाते हैं, मोदी ने अडानी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सधे अंदाज में जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष पहले तो यह तय कर ले कि वो कहना क्या चाहता है। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को यही समझ नहीं आता कि वो कह क्या रहे हैं, वो विरोधाभासी बातें करते हैं। पहले कहा करते थे दुनिया में कोई भारत की बात सुनता नहीं, दुनिया भर में भारत की स्थिति कमजोर हो रही है, और ऐसे आरोप लगाने वाले लोग अब कह रहे हैं कि मोदी सरकार इतनी मजबूत हो गई है कि वो विदेशी सरकारों पर दबाव डालकर काम करवाती है। मोदी ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि HAL को सरकार ने कमजोर कर दिया, अब वही HAL सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स और तेजस फाइटर जेट्स बनाकर दुनिया भर में सप्लाई कर रहा है। बिना सर पैर की बातें करने के आदी होने के कारण उनको यह भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी तो ठीक करेंगे। अब 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबकाकर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई,
कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। वो जमाए एचएएल को कितनी गालियां दी गई, किस प्रकार से बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया। आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है, जहां से तेजस हवाई जहाज सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं। भारतीय सेना के हजारों करोड़ रुपए का ऑर्डर आज एचएएल के पास है। भारत के अंदर आज वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री आगे आ रही है। आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगा है। माननीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के हर नौजवान को गर्व होता है। निराशा में डूबे हुए लोगों से अपेक्षा नहीं है। नरेंद्र मोदी की यह खासियत है कि वो फ्रंट से लीड करते हैं, विपक्ष के हमलों का सामने आकर मुकाबला करते हैं। विरोधी दलों के नेता हर रोज पार्लियामेंट में मीटिंग करके मोदी को घेरने की रणनीति बना रहे थे। चर्चा के दौरान गौतम अडानी का नाम लेकर मोदी को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे थे। विरोधी दलों के नेताओं को लग रहा था कि मोदी के लिए जवाब देना मुश्किल होगा, लेकिन मोदी ने आज फिर दिखा दिया कि वो मुसीबत को मौके में बदलना जानते हैं। उन्होंने किसी मुद्दे से बचने की कोशिश नहीं की। अब विपक्ष ये भी नहीं कह पाएगा कि मोदी ने महंगाई पर बात नहीं की, बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया या भ्रष्टाचार पर बात नहीं की, डिफेंस सेक्टर को छुआ ही नहीं, विदेश नीति पर कुछ बोले नहीं। नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पर बोले और ऐसा बोले कि कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मोदी ने बता दिया कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, कितने लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स का फायदा पहुंचाया, और इसके साथ साथ यह भी बता दिया कि कांग्रेस के जमाने में क्या होता था। मोदी के हमलों से परेशान होकर कांग्रेस ने तो स्पीच के बीच में वॉकआउट कर दिया, लेकिन जब शशि थरूर कांग्रेस के दूसरे एमपीज के साथ सदन से बाहर नहीं गए तो मोदी ने उन्हें थैंक यू भी कहा। मोदी के जवाब में के बाद कांग्रेस के नेताओं के पास जवाब देने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं था। पार्लियामेंट से बाहर निकलकर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने अडानी का नाम नहीं लिया, उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे उस पर मोदी कुछ बोले नहीं। इसका मतलब है कि मोदी अडानी को बचा रहे हैं। No, I'm not satisfied, but it reveals the truth. स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मतलब उसका कारण भी है। राहुल गांधी ने कल जो स्पीच दी थी उसमें 90% हिस्सा सिर्फ अडानी सेंट्रिक था। राहुल ये भूल गए थे कि चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होनी थी, लेकिन राहुल जो एजेंडा लेकर आए थे उस पर कायम रहे। जो उनके मन में आया इल्जाम लगाया। कल सदन में यह मांग भी हुई कि राहुल जो कह रहे हैं उसे ऑथेंटिकेट करें, साबित करें। राहुल ने यह नहीं किया। आज राहुल गांधी की स्पीच के कुछ हिस्से रिकॉर्ड से हटा दिए गए। कांग्रेस के नेताओं ने इसका भी विरोध किया। अब तक राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने प्रिविलेज नोटिस दे दिया। अगर स्पीकर ने इसे मंजूर कर लिया तो राहुल गांधी को अपने इल्जामात पर जवाब देने पड़ेंगे। कल राहुल गांधी ने अपनी स्पीच की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। कश्मीर का जिक्र किया था। राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने को एक बड़ी बात मानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा उस वक्त फहराया था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, चारों तरफ बम गोलियां चलती थी। मोदी ने कहा कि अब जो लोग श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराकर इतरा रहे हैं वो बदले हुए जम्मू कश्मीर के गवाह हैं। अब कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सैलानी बेखौफ घूम रहे हैं और जो लोग तिरंगा फहराने पर माहौल के खराब होने की धमकी दिया करते थे वो भी अब तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में
आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वह समय था। आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। मोदी 31 साल पहले की बात कर रहे थे। 24 जनवरी 1992 की याद दिला रहे थे। 1992 में नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ तिरंगा यात्रा लेकर श्रीनगर गए थे। उस वक्त कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। आतंकवादियों ने धमकी भरे पोस्टर लगाए थे जिनमें लिखा था कि जिसने मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर दिखाए। और जवाब में नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा था कि जिसने मां का दूध पिया हो वो लाल चौक पर तिरंगा फहराने से रोक कर दिखाए। उस वक्त का वो वीडियो आज आपको दिखाते हैं। यात्रा की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। यह तो सही है कि आज जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके हैं। अब लाल चौक पर तिरंगा परमानेंट लहराता है। जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की हर गली में तिरंगा दिखाई देता है। लोग बेखौफ होकर अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं। यही बात मोदी ने कही। लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता अभी भी आर्टिकल 370 को हटाने के मुद्दे पर मोदी का विरोध कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती तो आज दिल्ली में थी, प्रदर्शन कर रही थी। उनका इल्जाम है कि मोदी सरकार ने कश्मीर में अफगानिस्तान जैसे हालात बना दिए। दरअसल जम्मू कश्मीर में फिलहाल एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। अब चूंकि जिन लोगों के कब्जे हैं उस पर बुलडोजर चल रहा है, इसमें नेता भी शामिल हैं, इसीलिए इसका खूब विरोध हो रहा है। महबूबा मुफ्ती दरअसल इसी सिलसिले में विरोध करने दिल्ली पहुंची थी। महबूबा रेल भवन से संसद तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ मार्च करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।
जम्मू कश्मीर में गुंडा राज चल रहा है, वहाँ कोई हमारा रोजगार छीना जा रहा है, हमारी दुकानें तोड़ी जा रही है, हमारा लाइवलीहुड खत्म किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान की तरह बर्बाद किया जा रहा है। सोचिए, जो लोग कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से कर सकते हैं, उनके मन में नरेंद्र मोदी के लिए कितनी नफरत होगी। महबूबा मुफ्ती को यह सोचना चाहिए कि क्या वो अफगानिस्तान में इस तरह प्रोटेस्ट कर सकती हैं? क्या अफगानिस्तान में वो वहां की सरकार के खिलाफ जुबान भी खोल सकती हैं? जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान कहना कश्मीर के लोगों का अपमान है। असल में अब कश्मीर में खौफ खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। वहां पर थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं, रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि हालात इतने बदल सकते हैं, इसलिए उनकी नाराजगी बार बार बाहर आ जाती है। लोकसभा में विरोधियों को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में थे। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे करीब 1.5 घंटे तक बोले और इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ के साथ उनकी कई बार नोकझोंक हुई। बहस के दौरान खड़गे ने अडानी के मुद्दे पर ज्वाइंट जेपीसी की मांग की। फिर खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं की वजह से देश में सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के नेताओं को रोकने की बजाय चुप हैं। इसी दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को मौनी बाबा कहा। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि खड़गे को ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, विपक्ष के नेता को ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। इस पर खड़गे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनका कई दशक लंबा सफर रहा है और अब क्या उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन से सीखना पड़ेगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं। आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आप चुप क्यों बैठे हैं? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत का फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने के वजह से और आप मौनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घट रही है। It doesn't suit your stature. It doesn't suit your stature. I will not allow debate to go to that level. देखिए, आप इतना इमोशनल मत हो जाए साहब। सर, मैं नहीं हो रहा वाले नहीं है। नहीं, मल्लिकार्जुन जी, मैं ये कह रहा हूँ, सुने, 1 सेकंड, फॉर एवरी रॉन्ग प्रैक्टिस, 1 सेकंड मिस्टर जयराम रमेश, 1 सेकंड। सर, अगर आप ऐसा इंटरप्ट करते गए, मेरा कहने का मैं क्या कहूँ, क्योंकि जब फ्लो में हम बोलते हैं कहीं गलती है, आप एक्सपेंज करो। आप बार बार मुझे टोक रहे हो, आपके पोजीशन के तहत बात नहीं कर रहे। आप जो कैसा ऐसा मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे, मुझे बोलना भी सिखाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की 1.5 घंटे की स्पीच का लबोलबाब यह था कि मोदी सरकार ने अडानी की कंपनियों को फायदा पहुंचाया, सरकारी बैंकों का पैसा अडानी को दिया और अब जांच भी नहीं की जा रही। इसलिए सच सामने लाने के लिए जेपीसी का गठन किया जाना जरूरी है। एक उदाहरण देता हूं साहब, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मोदी साहब को ये मालूम होगा कि गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। 31 पैसे कि किस ढंग से एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर्स बैंक से लिया और 2 ही साल में 12 लाख की संपत्ति के पर कब्जा करके आज बैठा है। सर, कब्जा तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। 13 पैसे का भी आएगा, 31 पैसे का भी आएगा, 12 लाख का भी आएगा, हिडन जो आपका रिपोर्ट है वो भी आएगा।
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई है, हम पूरा उसके सामने हम भी आएंगे, वो भी आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अगर उसमें से ये लोग जो घोटाले करने वाले हैं पवित्र हरिश्चंद्र के जैसा निकले तो जाके आप और हम उनको हार डालेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने कहा कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उसमें कोई दम नहीं है। अगर ऐसे आरोपों पर जेपीसी बनने लगे तो भविष्य में छोटे छोटे मुद्दों पर भी जेपीसी की मांग होने लगेगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है जब आरोप सिद्ध होते हैं, इनकी तरह कोलगेट के घोटाले होते हैं, 2G का स्कैम होता है, अंतरिक्ष विभाग का स्कैम होता है, या सिक्योरिटीज पे सरकार पे आरोप लगता है, तब बैठती है। ऐसे इनके हिसाब से अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल के इश्यू में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठने लगे तो कल तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये भी तय करे कि जो स्कार्फ पहना हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ये लुई विटॉन का स्कार्फ ये कहाँ से आया, किसने इसके पैसे दिए, कितने का स्कार्फ पहने, इनकी वेल्थ कहाँ से आई। अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इश्यू नहीं हो सकता। इश्यू पे कोई तत्व दे, कोई आरोप सरकार पे लगाए, कोई बताए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई बताए कोई गलत काम किया, तब इसके बारे में बात करें। यह तो क्लियर हो गया है कि सरकार जेपीसी बनाने की विपक्ष की मांग नहीं मानेगी। विपक्ष के ज्यादातर सवालों के जवाब मोदी ने आज लोकसभा में दे दिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी के तर्कश से कल राज्यसभा में कौन से नए तीर निकलेंगे और विपक्ष इन तीरों को झेलने के लिए सदन में रहता है या फिर वॉकआउट करेगा। टर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप से मरने वालों की संख्या 11,000 से ज्यादा हो गई है। टर्की में 8,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जबकि सीरिया में भी 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। टर्की में भूकंप से अब तक 6,444 बिल्डिंग्स ढह गई हैं। 10 शहरों में मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम वॉर फुटिंग पर चल रहा है। भूकंप को आए 72 घंटे का वक्त बीत चुका है और अब जैसे जैसे वक्त और बढ़ रहा है, मलबे में फंसे लोगों के बचने की संभावना कम होती जा रही है। चूंकि 10 शहरों में मलबा ही मलबा है, राहत के सारे इंतजाम कम पड़ रहे हैं और जिन लोगों के परिजन फंसे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं, उनका सब्र जवाब दे रहा है। लोग नाराज हो रहे हैं, राहत कर्मियों से झगड़ रहे हैं। यह भी बड़ी चुनौती है। लोगों की नाराजगी को देखकर आज टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान भूकंप प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। अर्दोगान ने माना कि भूकंप के तुरंत बाद मदद पहुंचाने में उनकी सरकार असफल रही है, लेकिन उन्होंने 1 साल के अंदर सारी इमारतें फिर से बनाने का वादा किया। बदकिस्मती से अब तक भूकंप से 8,574 लोगों की जान जा चुकी है, 49,133 लोग घायल हैं और 6,444 इमारतें ढह गई हैं। टर्की की यह आपदा इतनी बड़ी है, भूकंप से इतनी ज्यादा तबाही हुई है कि अकेले टर्की के लिए इससे निपट पाना नामुमकिन है। इसलिए टर्की की सरकार ने दुनिया के तमाम देशों से मदद की गुहार लगाई है। भारत के अलावा अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, कई अफ्रीकी और खाड़ी देशों ने टर्की को मदद भेजी है। इस वक्त टर्की का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अर्थक्वेक से प्रभावित लोगों की मदद करने में लगा हुआ है। इसके अलावा दुनिया के लगभग 70 देशों ने टर्की को मदद दी है। इनमें भूकंप पीड़ितों के लिए खाने पीने का सामान, कपड़े, टेंट शामिल हैं। सर्च एंड रेस्क्यू के लिए हैवी इक्विपमेंट से लैस टीमें भी शामिल हैं। कई देशों ने मलबों में फंसे लोग तलाशने के लिए स्निफर डॉग्स भेजे हैं। वहीं भूकंप के बाद कई इलाकों में लगी आग बुझाने के लिए भी दूसरी देशों ने अपनी टीमें टर्की भेजी हुई हैं। हम दहशत में हैं। ऐसा लग रहा है कि नींद खुली और हम जहन्नुम में आ गए। हम किसी भी आवाज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मदद आ नहीं पा रही है, आ नहीं सकती। हम मदद के लिए किसी के पास नहीं पहुंच सकते। हर तरफ तबाही ही तबाही है। हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो बेहद दहशत भरा है। अल्लाह हर किसी को ऐसी आफत से महफूज रखे। मेरी माँ तो मलबे से बाहर निकल आई, लेकिन मेरे अब्बा और बहन अभी भी फंसे हुए हैं। मैंने सुना कि कोई सांस ले रहा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जिंदा होंगे। खुदा करे वो सलामत हों। भूकंप से साउथ वेस्ट टर्की में सब कुछ तबाह हो गया है। न लोगों के पास रहने का ठिकाना है, न उनके पास खाने के लिए कुछ है। राहत का सामान धीरे धीरे पहुंच रहा है,
ऐसे में लाखों लोग बिना घर के, बिना खाने के रहने को मजबूर हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों में भयंकर ठंड पड़ रही है और बारिश भी हो रही है। ऐसे में परेशान लोग अब सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमें आटा चाहिए, यहाँ आटा नहीं है। लोगों का सब्र टूट रहा है। हम भी बहुत परेशान हैं। हम लोगों की मदद के लिए जितना मुमकिन है कोशिश कर रहे हैं। हम 3 दिन से भूखे हैं। हमारे नगर निगम और दूसरी सरकारी संस्थाओं ने हमारी कोई मदद नहीं की है। मैं अधिकारियों को फोन लगा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। हमारे बच्चे और हमारा परिवार परेशान हो रहे हैं। हम ठंड में जमे जा रहे हैं क्योंकि हम अपने घरों में दाखिल नहीं हो सकते। हमें सब कुछ चाहिए। हमारे पास टेंट नहीं है, हमारे पास पकाने के लिए चूल्हा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चों की हालत खराब है। हम सब इस ठंड में, बारिश में भीग रहे हैं। हमारे बच्चे ठंड में पड़े हुए हैं। अगर हम भूकंप और भूख से नहीं मरे तो ठंड से जरूर मर जाएंगे। हमारे साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए। कोई मदद नहीं भेज रहा है। हम अब तो किसी के पास जा भी नहीं सकते। भारत ने टर्की के लिए राहत सामग्री लेकर तीसरी टीम रवाना कर दी है। 51 मेंबर्स की यह टीम आज दिल्ली से रवाना हुई। एनडीआरएफ की यह टीम टर्की की रिक्वेस्ट के बाद कल वाराणसी से बुलाई गई थी। यह टीम सर्च एंड रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स और राहत सामग्री लेकर टर्की रवाना हुई। भारत के 3 विमान और करीब 150 लोगों की टीम पहले ही वहां पहुंची हुई है। इन विमानों के जरिए 130 टन राहत सामग्री और 6 टन उपकरण भेजे गए। भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम को टर्की के अडाना और उर्फा शहरों में सर्च और रेस्क्यू के मिशन में लगाया गया है। भारत की टीम अपने साथ एक फील्ड हॉस्पिटल भी लेकर गई है, जिसे टर्की में असेंबल किया जा रहा है। ये 30 बेड का फील्ड हॉस्पिटल होगा। इसके अलावा इंडियन टीम में सर्च एंड रेस्क्यू के स्पेशलिस्ट, स्निफर डॉग्स, 5 महिला बचावकर्मी और डॉक्टर्स हैं। भारत ने राहत सामग्री से भरा एक विमान सीरिया भी भेजा है। टर्की के पड़ोसी देश सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 3000 को पार कर गई है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। सीरिया में तैनात रशियन आर्मी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इसके अलावा व्हाइट हेलमेट और रेड क्रिसेंट जैसे एनजीओ भी लोगों की मदद कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की है। सीरिया में पिछले 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से सिविल वॉर चल रही है। युद्ध की वजह से लाखों लोग बहुत कमजोर इमारतों में रहते हैं। इनमें से कई बिल्डिंग्स भूकंप के बाद गिर गईं। इससे सीरिया में भूकंप से तबाही आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। सीरिया पर प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। बहुत से देश सीरिया को मदद नहीं भेज रहे हैं। इस वजह से भी हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। भूकंप पीड़ितों में ऐसे भी लोग हैं जिनका पूरा का पूरा खानदान भूकंप में खत्म हो गया। ऐसे लोग भी हैं जो जंग से बचने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दर दर भटक रहे थे और अब कुदरती आपदा ने उनका सब कुछ छीन लिया है। मैंने अपनी बेटी गंवाई, उसके 2 बेटे, मेरे नाती, मेरी बीवी का परिवार, मेरे ससुर, मेरी सास, उनके बच्चे, मेरी बेटी के ससुराल वाले, मेरी बेटी की सास और उनके बेटे, सब के सब इस जलजले में मारे गए। हमारा बहुत बड़ा परिवार था। मेरी बेटी की ससुराल में भी कई बेटे थे। कुल 25 लोगों की मौत हो गई। हम जंग से बचकर भागे थे। अल्लाह की नाइंसाफी देखो। बदकिस्मती ने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। देखिए हम पर कैसा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हम तो अपने बच्चों के साथ यहाँ महफूज ठिकाने की तलाश में आए थे, मगर आखिर में किस्मत ने हमें पकड़ ही लिया। सब अल्लाह की मेहरबानी है। टर्की और सीरिया में हालात बहुत खराब हैं। इन देशों की हालत ऐसी नहीं है जो इस आपदा का मुकाबला कर सकें। अच्छी बात यह है कि मुसीबत के इस वक्त में पूरी दुनिया इन देशों की मदद के लिए आगे आई। उम्मीद करनी चाहिए कि इससे लोगों का दर्द कुछ हद तक कम होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।